स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ विजिबल। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रहे हम कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोड ओपन करेंगे। ओके, कोड ओपन किया। ठीक है, तो कुछ सेटिंग हमें इसके अंदर करना है बड़ी। ठीक है, कुछ सेटिंग हम इसके अंदर करने वाले हैं सेटिंग्स के नाम पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट में। ठीक है, फॉलो कर लेना। ओके, एक्सटेंशन में जाने के बाद में यहाँ पे लाइव सर्वर नाम का एक ऑप्शन होगा जो हमने इंस्टॉल किया, उसके यहाँ पे सेटिंग का छोटा सा मोनो दे रखा है, मैनेज। ओके, मैनेज पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक होगा एक्सटेंशन सेटिंग। ओके, एक्सटेंशन सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। एक्सटेंशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव सर्वर सेटिंग कस्टम ब्राउजर। ओके, कस्टम ब्राउजर के नीचे यहाँ पे आपको क्रोम प्राइवेट मोड, फायरफॉक्स प्राइवेट मोड वगैरह वगैरह दिखेगा। हमें क्रोम प्राइवेट मोड पर इसको क्लिक करना है। ओके, ऐसा क्यों करना है मैं बताऊंगा, ऐसा अपन ने क्यों किया। ओके, इतना समझ में आया? एक मिनट रुकना, मैं अभी करते जाए हम लोग साथ में। हाँ हम लोग भी साथ में करते जाए थोड़े, 1 मिनट रुकना। तो जल्दी करो, टाइम क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग में तुम क्या क्या करोगे। या फिर चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होने के बाद, इतना होने के बाद में यहाँ पे क्रोम प्राइवेट मोड इसको सिलेक्ट करना है ना? क्रोम प्राइवेट मोड को सिलेक्ट करना है और बस छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में, इतना होने के बाद में तुमको एक चीज इंस्टॉल करना है, जिंजा। ओके, व्हाट इज जिंजा? जिंजा क्या करेगा, जब हम पाइथन के कोड लिखेंगे तो वो मतलब ये समझ लो कि उसको कलराइज कर देगा कोड में। पाइथन के कोड को लेकर कोई कलराइजेशन नहीं है। ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही नजर आता है आम तौर पे। बट जिंजा क्या करता है, पाइथन के कोड को कलराइज कर देता है ताकि आपको पता लग जाए कि पाइथन का कोड है और कोई सा पाइथन का कोड नहीं है। ओके, तो जिंजा का ऐसा मोनो दिखाई देगा और तुम इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि किसने दिया है, लॉर्ड, पता नहीं क्या नाम है, लॉर्ड पता नहीं, कोई सा शायद जापानीज नाम है, पता नहीं कौन सा नाम है। ठीक है, तो वो इसने दिया है .जिंजा, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। 2 मिलियन डाउनलोड है, 3 स्टार की रेटिंग है। ओके, इतना समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्राउजर की। तो हम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं क्रोम। ओके, ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर जब हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल खोल लेता हूं मैं, गूगल। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्रोम ब्राउजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्रोम ब्राउजर के अंदर यहाँ पे किसको अपना अपना फोटो नजर आता है, इमेज? मुझे। ठीक है, देखो ये होना जरूरी है। ठीक है, क्या करता है हमारा क्रोम ब्राउजर, ये आपके मोबाइल के अंदर जो लॉगिन है, ओके, और आपके मोबाइल और जो सिस्टम में लॉगिन है वो सेम आईडी से होगा, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट पेज कॉलिंग, मोबाइल की पेज कॉलिंग डायरेक्टली हम यहाँ से सीधे मोबाइल पे भेज सकते हैं। पर्टिकुलर पेज को हम सीधे मोबाइल पे भेज सकते हैं और मोबाइल पे वो पर्टिकुलर पेज चला जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ से हम कुछ कॉल कर सकते हैं ब्राउज़र से, और वो कॉल कहाँ से हो जाएगा, सीधे हमारे मोबाइल से। ठीक है, दूसरी बात, ये सिंक करेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये सिंक करता है सारी सेटिंग्स को। ओके, सिंक करने से मेरा मतलब आपके पासवर्ड सेव रखता है, और सबसे बेहतर चीज़ यही है कि पासवर्ड सेव रखा कि हम क्रोम पे सेव रखें इसको। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, गूगल की सर्विसेज सिंक करेगा, जैसे कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, तो आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। ठीक है, और क्रोम ब्राउज़र प्राइवेट क्यों? क्योंकि जब हम लोकल होस्ट चालू करेंगे तो क्या होगा,
कि उसमें ढेर सारी एक ही लोकल होस्ट की हिस्ट्री चले जाएगी, ठीक है। तो लोकल होस्ट की हिस्ट्री बचाने के लिए क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कहाँ खुलेगा, वो प्राइवेट मोड पे। तो आप वहाँ पे जितने भी काम कर लो प्राइवेट मोड ही वो प्राइवेट मोड पे ही रहेगा। दूसरी बात, ये जो आप किसी को ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन के ऊपर एकदम डिजाइनदार कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस ऑल आर बुक मार्क एंड द रीडिंग लिस्ट। अगर ये आप किसी वेबसाइट के द्वारा मतलब करते हैं, ठीक है, आपको कोई वेबसाइट पसंद आई या फिर उसके कंटेंट कमाल के हैं या फिर बार बार यूज में आती है, ठीक है, तो हम उसको बुक मार्क बना लेंगे, ओके। और वो बुक मार्क यहाँ पे नजर आएंगे। और दूसरी बात, इस चीज का फायदा ये है कि आप जितने भी बार क्रोम को अनस्टॉल इंस्टॉल सिस्टम को फॉर्मेट करो, कितनी बार भी करो, ना तो आपकी हिस्ट्री, ना आपके बुक मार्क, ना आपकी रीडिंग लिस्ट और ना ही किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, जितनी भी चीजें हैं वो सिंक हो चुकी होगी, ठीक है। और वो चीज रिटर्न दोबारा से उठकर आपके सिस्टम पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक डेवलपर जितनी भी बुक मार्क बनाता है वो चीजें वापस उसको मिल जाती है और उसकी सारी की हुई सेटिंग उसको दोबारा से मिल जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर लॉगिन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने लॉगिन नहीं किया है वो यहाँ पर अकाउंट में जाके लॉगिन करो और इसको अपने अकाउंट से सिंक कर लो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, ओके। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जीमेल से ही लॉगिन किया ना बस? हाँ, जीमेल से लॉगिन होगा ये, जीमेल आईडी से, ठीक है। और उसके बाद में उसके बाद में कई सारे फायदे हैं, ठीक है। तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से जाकर सीधे यहाँ पे जब तुम न्यू ब्राउजर खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीजें ओपन होती है। जैसे कि हम गूगल क्लासरूम की बात करें तो गूगल क्लासरूम मैंने ओपन किया यहाँ पे, तो आपको कहीं पे भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है ना। तो गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया ये रहा, ओके। गूगल क्लासरूम भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेगा। ऑटोमेटिकली आपके सारे गूगल जितने भी गूगल की प्रोडक्ट्स है, एक बार लॉगिन करने के बाद भी ऑटोमेटिकली सारे लॉगिन करके रखेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आपके सिस्टम को लॉगिन याद रखता है, ठीक है, आपको बार बार अपना खुद का पर्सनल सिस्टम है तो ध्यान रहे अपने पर्सनल सिस्टम पे ही करना है, किसी और के सिस्टम पे ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपके सारे पासवर्ड वो वापस से उठा करके वहां ले आता है, ठीक है। तो आपके पासवर्ड वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसी एग्जांपल दूं तो मैं बिटबकेट अगर मैं खोलूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बिटबकेट देखो यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, ओके। और जैसे मैंने लॉगिन यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक करते ही नो नेम यूजर नेम पासवर्ड उसने ऑटोमेटिकली दे दिया है। और जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे भी कुछ दिखा नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करूँ या फिर गूगल, एक मिनट, मैंने से साइन अप नहीं किया गूगल के साथ, ठीक है। या फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा कौन सा और भी है, जैसे कि प्रीपेक, इम्पोर्टेंट एडिटर, टेम्पलेट, टेम्पररी, ओके। तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। फ्लैटिकॉन, ठीक है। तो फ्लैटिकॉन में जैसे मैंने लॉगिन किया, ठीक है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और देखो मेरा आईडी एंड पासवर्ड पहले से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे जब तक आपका लॉगिन है तब तक ही रहेगा। आपने लॉग आउट किया तो हट जाएगा। लेकिन आपका पर्सनल सिस्टम है, ठीक है, वैसे कोई और नहीं चलाता तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बार बार कहीं के पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कहीं पे भी रजिस्टर करो, वो ऑप्शन देगा यहाँ इस कोने पे कि इसका पासवर्ड सेव रखना है या नहीं रखना है। आपने कहा सेव रखना है, वो जाकर सेव कर देगा। कोई सा पासवर्ड आपको फिर से देखना है तो आप क्लियरली वहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन होगा, ओके। यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन होगा। पासवर्ड का ऑप्शन होने के बाद में देखो सारे पासवर्ड, जितने भी वेबसाइट, इतने सारे पासवर्ड मैं याद नहीं रखूंगा, पर आप लोग देख पा रहे हैं सारे पासवर्ड मेरे गूगल ने मेरे लिए सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं जब भी कहीं पे भी लॉगिन करना होगा तो ये क्या करेगा, मेरे लिए सारे पासवर्ड याद रखेगा और मैं डायरेक्टली एक क्लिक करूंगा और वो लॉगिन कर देगा। मतलब कमाल की बात है कि मैं कहीं के भी पासवर्ड नहीं भूलने वाला, ठीक है। और दूसरी बात कि आपके अकाउंट में कोई ऐसे आके आपके पासवर्ड नहीं देख सकता। अगर मैंने यहाँ पे व्यू किया तो लॉगिन के लिए पिन मांगेगा, ठीक है, जो आपका खुद का पिन होगा, ठीक है। तो ये एक अलग फीचर है जो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा करता है दूसरों से अलग, ठीक है। तो अच्छी चीजें, इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए हम जैसे लोगों को, जो काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो इस्तेमाल करो। अरे मम्मा ऐसे भूख लग रही, कितना काटेगा मुझे ये? सॉरी। तो
समझ में आ गया इतना? अब हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। कहाँ की, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं W3 स्कूल पे। हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट माइलस्टोन जो हमारा 10 तारीख तक का है। ओके, तो लेट्स गो W3। वेयर इज W3 स्कूल? ओके, तो वन बाय वन हम डायरेक्टली इन सारी चीज़ों को देखेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, बस आपको समझ में पहले भी आ चुका है, लेकिन जो बेसिकली नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज लिए आपको नहीं है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज कि एक्चुअली में क्या चीज़ है। ओके, तो होम और इंट्रोडक्शन में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है, कि H1 का साइज़ कैसा होता है, P टैग कैसे लिखा जाता है, और BR वगैरह का क्या यूज़ किया जाता है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, एक क्या आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ विजुअल कोड, ठीक है, और सोनाली का ये ड्रॉप मैं हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हो, ये भी आपकी सेटिंग्स को सिंक रखेगा, ठीक है। मैंने तो लॉगिन करके रखा हुआ है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। बड़े माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से होगा, तो ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए ड्रॉप बॉक्स, ओके, या वन ड्राइव। जिसके पास वन ड्राइव लॉगिन है उसके लिए वन ड्राइव, ठीक है। ये क्यों है मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम शुरू करते हैं, ठीक है। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, एक हम डिज़ाइन प्रोजेक्ट करेंगे, तब मैं ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव के बारे में वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट में एक बना लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया, प्रोजेक्ट माइलस्टोन, ठीक है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर गया और इसमें मैंने फोल्डर ओपन किया डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट माइलस्टोन। कहाँ मेरा प्रोजेक्ट माइलस्टोन, ये रहा, ठीक है। नाउ आई हैव टू क्रिएट वन फाइल। प्रोजेक्ट माइलस्टोन के एरिया से मैंने index.html क्रिएट किया, और एक HTML का पूरा टैग इस्तेमाल करके मैंने इसका नाम दे दिया माइलस्टोन 1, ओके, ठीक है। अब चलो मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ, आपको समझना होगी, ठीक है। H1 मैंने H1 के अंदर है लिखा, और मैंने सेव किया, और उसे मैंने रन किया ओपन विथ लाइव सर्वर में, ओके। ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो देखो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जो विशाल जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर चिपका हुआ नहीं है, ऊपर दिख रहा है, ऊपर से गैप है, लेफ्ट साइड से गैप है ना? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्यों ये ऊपर से एकदम चिपक के नहीं आया, किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो इट्स ओके, पता है हो तो बोलो, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, HTML के अंदर हर एलिमेंट की अपनी एक CSS इनबिल्ट है, ठीक है। HTML में हर एक टैग की खुद की CSS इनबिल्ट है, भले ही वो बॉडी क्यों ना हो, भले ही वो H1 क्यों ना हो, भले ही वो पैराग्राफ क्यों ना हो, ठीक है। अब अगर मैं P लिख के मैं लॉरेम एक्सम का पूरा डमी टेक्स्ट लेता हूं, तो देखो ये कितने गैप के बाद आया, दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इसका इशू क्या है, ठीक है। मैंने इसे इंस्पेक्ट किया, और मैं इसे डाउन साइड दे देता हूँ इंस्पेक्शन को, ठीक है, तो आपको नजर आएगा नीचे H1 पे दिख रहा है आपको। अब देखो जैसे मैंने H1 पे अपना माउस रखा, ठीक है, तो एक रेड कलर की लाइन ऊपर नजर आ रही है आपको, हल्की ऑरेंज दिख रही है, हाँ, ये क्या है, ये हल्की ऑरेंज लाइन, बल्कि ये कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ये मार्जिन है, ओके। उस पर्टिकुलर टैग के ऊपर क्या है, एक मार्जिन सेट है। यहाँ देखो, यहाँ पे दिखाई देगा मार्जिन ब्लॉक
दिख रहा है, एंड मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट। H1 के अंदर ये CSS इनबिल्ट है, दिख रहा है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ओवरराइड जरूर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मार्जिन 0, अब देखो ऊपर क्या हुआ। हाँ हटा के देखूं, ये देखो, ठीक है। अब सेम वैसा पैराग्राफ के साथ भी है, देखो मैं पैराग्राफ को देखता हूं तो उसके पास भी अपनी खुद की कुछ मार्जिन है, दिख रही है। उस मार्जिन को अगर मैं कर दूं मार्जिन 0, अब देखो चिपक गया वो, दिख रहा है। अच्छा अभी भी देखो हल्की हल्की सी गैप लेफ्ट में और हल्की हल्की सी गैप ऊपर की साइड दिखाई दे रही है ना। हाँ। अब मैं बॉडी के ऊपर लेके जाता हूँ तो बॉडी के ऊपर देखो, इस बॉडी के ऊपर मैंने होवर किया और देखो एक रेड कलर की लाइन ऊपर डाउन, ऊपर नीचे डाउन साइड सब दूर हो रही है, दिख रहा है, चारों तरफ हो रही है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। ओके, तो मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, इसे मार्जिन 0। अब देखो हो गई स्पेसिंग खत्म। तो ये क्या है, ये बताता है कि हर एलिमेंट के पास अपनी कुछ CSS है। जैसे इसका फॉन्ट साइज 2 EM है, ठीक है, 2 EM मतलब कि 32 पिक्सल, ठीक है। किसी को जानना हो कि कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। वैसे इसके अंदर होगी तो सही नहीं भी, 1 मिनट, कन्वर्टर ये रहा, पिक्सल टू आरिया, ठीक है। ये आपको बताएगा कि कितने पिक्सल में कितना EM और REM होगा। ओके, कहाँ गया वो, फिर से खोल लेता हूँ। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने डोमेन डिलीट, हाँ है वैसे डोमेन उसका, ठीक है, नहीं डोमेन चला गया उसका। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, डायरेक्टली लिख लेना यहाँ पे पिक्सल टू EM और REM, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली कन्वर्जन में आपको पता लग जाएगा एक्चुअली में कितने पिक्सल में कितना REM होता है, ठीक है। 16 पिक्सल में 1 EM REM होता है, यहाँ पे और भी लिस्ट बनी हुई है। 16 पिक्सल में दिख रहा है 1 REM, तो हम यहाँ पे दो REM देख रहे हैं, 2 EM सॉरी, तो 2 EM मतलब कि 32 पिक्सल होता है, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, तो इट्स 32। मैंने यहाँ पे लिखा 2 EM कन्वर्ट, सॉरी पिक्सल है ये 36, तो 2.25 और 32, इट्स 2 EM। तो यहाँ पर 2 EM मतलब कि 32 की EM जो है इसकी साइज है। ओके, तो और इसका जो ये जो पैराग्राफ है ये होता है 16 पिक्सल का, ओके, यानी कि 1 EM का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने दिया नहीं, बाकी वो 1 EM ही होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 1 EM, और देखो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी ने ये करके देखा था पहले? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी समझ में आ गया ये इंटरनली मतलब ऐसा क्यों दिखाई देता है और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिटर्स के पास में। तो एडिटर इज नथिंग बट अबाउट एडिटर्स, कौन से एडिटर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, नोटपैड एंड ब्ला 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 ब्ला, ओके। तो बेसिक्स में चलते हैं, ठीक है। बेसिक्स में वो आपको यही डॉक टाइप लिख के उन्होंने बताया। H1 और P पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखाएगा, डॉक टाइप क्यों जरूरी है, डिक्लेरेशन जो कि बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये बताता है डिक्लेरेशन फॉर द HTML5, ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का है, ठीक है। और H1 से लेकर H6 तक की जो है पैराग्राफ सॉरी लाइन्स है, ठीक है, जिनकी हर किसी की साइज अलग है, ओके। नीचे आए तो पैराग्राफ के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है, कि पैराग्राफ अगर हमने 2 लाइन लिखी है तो हर पैराग्राफ, ठीक है, मैं अच्छा चलो ठीक है मैं बताता हूँ आगे, यहाँ पे आगे शायद आएगा कहीं ना कहीं। आपको पता है कि ये ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? किसी को पता है?
हाँ मुझे पता है। ठीक है, जरा बताना। बताऊं? हाँ बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पूरा एरिया कवर करते हैं। अच्छा, और उल्टा बता दिया। इनलाइन होते हैं जो पूरा एरिया कवर करते हैं, मतलब अगर एक लाइन में लिख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पूरा एरिया कवर करेंगे। और ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ उतना ही पार्ट कवर करते हैं जितने पार्ट में कुछ अपन ने लिखा है या कंटेंट लिखा है उसमें जितना भी। चलो ठीक है, कंफ्यूज हो, ठीक है, गलत बोला वैसे। देखो क्या होता है, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक दोनों ही एरिया कवर करते हैं। एरिया कवर करने इन द सेंस, एरिया कवर हम नहीं बोलेंगे क्यों एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तीन चीजें होती है, एक ब्लॉक, एक इनलाइन ब्लॉक और एक इनलाइन, ठीक है। तो ये जो H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, div टैग है, ये क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने साथ विड्थ 100% की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके रखते हैं इन बिल्ट, ठीक है। विड्थ 100% का मतलब ये है कि ब्राउजर के अंदर जितनी भी जगह है 100% में, इस लाइन में वो पूरी उनकी है। यानी कि अगर हमने एक साथ दो ब्लॉक एलिमेंट लिए तो दूसरा ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से शुरू होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बताऊं तो देखो, तीनों बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे तो दो चीजें एक लाइन में आ सकती है, दिख रहा है, H1 यहाँ पे भी आ सकता है और H2 यहाँ पे भी आ सकता था, इसी जगह पर, यहाँ पर ऐसे देख रहा है। हाँ। लेकिन नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। सारे H1 से लेकर H6 तक क्या है, सब ब्लॉक एलिमेंट है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं कैसे। देखो, मैंने H1 पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ दिख रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये है कि इनने ये पूरे एरिया, देखो ये पूरा ब्लू जो एरिया दिख रहा है, पूरा ब्लू, ये 100% विड्थ है इसकी विड्थ कितनी है, 100%। 100% मतलब कि इस पूरी विड्थ, ब्राउजर की पूरी 100% विड्थ उसकी है। मतलब कि इसके बाद में या इसके पहले आने वाला एलिमेंट इसकी लाइन से शुरू नहीं हो सकता। इन केस हमें अगर दोनों चीजों को, और P भी ऐसा ही है, P भी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके। अगर दोनों चीजों को हमें एक ही लाइन से शुरू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों की प्रॉपर्टी चेंज करके करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन। अब मैंने इसकी तो इनलाइन कर दी। अब देखो H1 का टैग इतना ही एरिया कवर कर रहा है, ब्लू दिख रहा है तुमको? हाँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि ये एक लाइन में क्यों नहीं आया? तो अभी हमने बस एक का इनलाइन किया है, लेकिन दूसरे का तो ब्लॉक है ना, दूसरा तो पूरे लाइन, उसको तो पूरी जगह चाहिए ना, तो हमें उसका करना पड़ेगा, इसे भी क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन। देखो क्या हुआ, पूरा एक लाइन में आ गया अब वो, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, वैसे मैं एक बार अच्छे से बताऊंगा, CSS आएगी जब, पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, कि वो एरिया कवर भी करता है थोड़ा सा वाइड, लेकिन लाइन भी देता है दूसरों को, ठीक है। इनलाइन पूरा जितना कंटेंट उतना एरिया कवर करता है, ब्लॉक पूरा एरिया कवर करता है, और इनलाइन ब्लॉक थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करता है, प्लस दूसरों को मौका भी देता है कि आप भी आओ, ठीक है। ऑल क्लियर है यहां तक अभी तक? हाँ। ओके, अब बात कर लेते हैं हाइपर रेफरेंस लिंक की। इसके बाद इसको पढ़ा ही होगा किसी को अभी तक, सब इसको समझ में आया सबको? हाँ। किसको, सबको समझ में आया ना? href का मतलब पता है? ओके, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक ए टैग ले लेता हूँ, इसको इस ए टैग को एंकर टैग भी कहते हैं, ओके। इस ए टैग को ले लेता हूँ मैं, और इस ए टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ कोई सी वेबसाइट, जैसे कि कौन सी, ओके, गूगल फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है।
तो मैंने गूगल फॉन्ट लिया, कॉपी किया और हाइपर रेफरेंस के अंदर यहाँ पे से क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गूगल फॉन्ट। ओके, लेट्स सी, जो गूगल फॉन्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एग्जैक्टली, ओपन हो जाएगा, लेकिन कहाँ ओपन होगा सवाल? गूगल फॉन्ट की वेबसाइट नहीं, मतलब इसी पेज पे ओपन होगा या नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा? नेक्स्ट पेज पे। चलो देखते हैं। ये तो इसी पेज पे ओपन हो गया, मेरा माइलस्टोन वाला पेज चला गया, दिख रहा है? मुझे बैक करके माइलस्टोन पे आना पड़ा। देखो, एंकर टेग क्या करता है, आपको एबिलिटी देता है कि आप किसी भी पेज को दूसरे पेज पे जंप कर सकें, ठीक है। विद द हिस्ट्री आप क्या कर सकते हो, उसको बैक कर सकते हो, ठीक है। तो एंकर टेग का इस्तेमाल करना अगर आपको ऐसे कि आपका पेज भी बचा रहे, प्लस जो पेज है आप खुलवाना चाहते हो वो किसी अनादर पेज पे जाके खुले, ठीक है, किसी दूसरे पेज के ऊपर जाके खुले, तो उसके लिए एक टैग होता है, उसको कहते हैं टारगेट ब्लैंक। क्या कहते हैं? टारगेट ब्लैंक। एक एट्रीब्यूट होता है। जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये दूसरा पेज खुला है, यहाँ पे मेरा माइलस्टोन वाला पेज अभी भी यही है, दिख रहा है? हाँ, वो न्यू टैब में, ठीक है। तो अभी समझ में आया, टारगेट ब्लैंक के द्वारा, मतलब ये ऐसी सेटिंग्स करके हमारे बनाए हुए वेब पेज को हम कैसा कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि उसको कहाँ खुलना है। तो ये सिर्फ हाइपर लिंक्स को नहीं खोलता है, ये पर्टिकुलर आपके फोल्डर में रखी हुई फाइल को भी ओपन करता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। क्या करना है हमें, यहाँ पे एक फाइल जो हमने index.html बना के रखी है, क्या करना है, उसे इस पे क्लिक करना है, ओके। और मैंने एक और फाइल ले ली, जैसे कि aboutus.html, ओके। और मैंने aboutus.html को मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फटाफट से मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट रखा about us, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख लिया h1 about us, ठीक है। अब देखो क्या करूं, about us को मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, चलो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसे क्या करना है, हमें यहाँ से मिटाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है about-us.html। देखो अभी वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसको क्या करा, डायरेक्टली नाम दे दिया। अगर वो किसी फोल्डर में होता तो मैं बोलता यहाँ पे फोल्डर, मतलब वो फोल्डर का नाम, ठीक है। मैं फोल्डर लिख रहा हूँ, मतलब आप फोल्डर मत लिख देना, उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर वो रखा हुआ है, ठीक है। तो फोल्डर स्लैश उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर या अबाउट अस का HTML का पेज रखा हुआ है वो, ठीक है। तो सेव किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको नाम चेंज करके लिख दिया अबाउट अस, ठीक है। और टारगेट ब्लैंक मैंने हटा दिया। अब देखो, मैंने इस पे क्लिक करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल छोटा सा ब्लैक कलर में, देखो यहाँ पे जो इस जगह पे ध्यान रखना कि क्या नजर आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको होवर किया, वहां पे लिखा हुआ है aboutus.html, दिख रहा है, ओके। जैसे ही मैं अब इस पे क्लिक करूंगा, देखो अबाउट अस, हमने h1 लिया था अबाउट अस में, उसने aboutus.html खोल दिया, ठीक है, दिख रहा है। तो ऐसा ही आप किसी भी पर्टिकुलर लोकल फाइल्स के लिए भी कर सकते हो, और ऐसा ही आप किसी भी हाइपर फाइल यानी कि इंटरनेट पे रखी हुई किसी भी वेबसाइट की लिंक के लिए भी कर सकते हो। अभी इतना क्लियर है एंकर टैग को लेकर? या इसमें कुछ और पूछना है किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम एज वेल एज ऐसा इमेज के साथ भी है, ठीक है। मैं इमेज टैग को यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखना ना पड़े वहां पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव किया इसे,
और मेरा पेज मैंने खोला, देखो w3school.com पे यहाँ पे उसने क्या बताया, एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? क्योंकि ये इमेज, ये पर्टिकुलर इमेज हमारे फोल्डर के अंदर रखी हुई नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक इमेज ले आते हैं फटाफट से डाउनलोड, और कोई सी भी इमेज के नाम पे हम ये इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, और इस इमेज को लेकर के डॉक्यूमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर फोल्डर, सॉरी, रख लेते हैं। इसका नाम मैं छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, ms.jpg। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधे w3 स्कूल को हटा करके, ठीक है, ms.jpg एंड सी। ये बड़ी छोटी सी इमेज है ये। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या लगा हुआ है, विड्थ उसने दे रखी है 104 पिक्सल आना चाहिए और हाइट 142 पिक्सल। ठीक है, दैट्स व्हाई वो इतना छोटा दिखा रहा है। ओके, कोई है तो नहीं ना? और ठीक है, तो अगर मैं इसको 400 कर दूं और हाइट को 300 कर दूं और सेव कर दूं, देखो अब ठीक हो गई इमेज। हाँ। लेकिन मैं बोलूंगा कि एट्रीब्यूट कम ही दो। ठीक है, इमेज के अंदर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आके। ठीक है, तो ये बस समझाने के हिसाब से ठीक है, बाकी मैं हिदायत नहीं दूंगा आपको कि बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, अल्टरनेटिव पता ही है क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो सेम इमेज के लिए भी है। मैंने आपको हाइपर रेफरेंस वाली इमेज भी लेके दिखाई थी, आपको बताना तो नहीं पड़ेगी फिर से मुझे। गूगल से कैसे लेते हैं इमेज, डायरेक्टली यहाँ पे लिंक पेस्ट करके मैं डायरेक्टली इस इमेज को यहाँ दिखा सकते हैं, पता है ना ये चीज? हाँ। ठीक है, ठीक है, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, एलिमेंट्स के ऊपर चलते हैं जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, तो एलिमेंट्स में वही सारे नेस्टेड एलिमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट। नेस्टेड का मतलब वही होता है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो नेस्टेड एलिमेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ नेस्टेड एलिमेंट कैसा हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया और मैंने लिखा यहाँ पे लॉरेम इप्सम का पूरा डमी टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है, और मेरे को है ना कोई टेक्स्ट हाईलाइट कराना है। ठीक है, जैसे कि h1 टैग के अंदर दिखाना। तो मैंने क्या किया, h1 टैग लेके देखते हैं। पहले अपन ने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कट किया, h1 टैग लिखा और इसमें पेस्ट किया। तो देखो उसके ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के कारण उसने क्या किया, ऊपर और नीचे के हिस्सों को अलग अलग करके अपनी खुद की एक जगह बना ली। दिख रहा है ना? हाँ। तो ऐसा हम ना करें तो हम क्या करेंगे, स्पैन लेंगे, एक स्पैन। ठीक है, ये इनहेरिट, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या, इनहेरिटेंस वाली कि ये जो पर्टिकुलर टैग के अंदर भी लिया जाता है उसकी वो इनहेरिट कर लेता है ज्यादातर चीजें, जैसे फॉन्ट साइज, ठीक है, कलर वगैरह वो क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है। प्लस इसके अंदर ना अलग से भी CSS लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया और स्टाइल के अंदर बोला कि फॉन्ट साइज इसकी होना चाहिए 2 rem और फॉन्ट वेट होना चाहिए इसका WIGST, फॉन्ट वेट होना चाहिए इसका बोल्ड। तो देखो दिख रहा है, हाईलाइट करा दिया मैंने, हाईलाइट हो गया वो। ये होती है इनहेरिट प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी नेस्टेड, कि हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है नेस्टेड एंड टैग वगैरह वगैरह। और हाँ, ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि एक टैग के अंदर जो दूसरा टैग आ रहा है वो क्लोज भी उसी टैग के अंदर होगा, उस टैग के बाहर नहीं होगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक है, कुछ चीजें बिगड़ जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों बिगड़ रही है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। ओके, आगे बढ़े, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एट्रीब्यूट्स, चलो एट्रीब्यूट्स पे आ गए। तो एट्रीब्यूट पता ही है, जो यहाँ पर रेड कलर में लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, वो सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, उन एट्रीब्यूट्स के अंदर हम पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि हाइपर रेफरेंस में लिंक, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट में CSS की प्रॉपर्टीज,
इमेज नाम के सोर्स के अंदर उसके पर्टिकुलर जगह का पाथ, इमेज का पाथ, विड्थ के अंदर उसकी विड्थ और हाइट। इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है क्या? किसी को लग रहा है बताने की जरूरत है एट्रीब्यूट्स को? हाँ, बस कुछ चीजें ध्यान रखना, एट्रीब्यूट्स हमेशा क्या होगा, लोअर केस में लिखा जाता है, कभी भी उसमें कैपिटल लेटर नहीं यूज करते। ओके, समझ में आया? हाँ, ठीक है। एंड वी सजेस्ट ऑलवेज पॉट। हाँ, और जो इसमें टाइटल क्या कर रहा है? टाइटल मैंने बताया था, टाइटल क्या करता है। तो था ना? हाँ है ना, ये देखो क्या Title करता है, मैंने बताया था। होवर करने पर एक नाम दिखाता है साइड में छोटा सा, जब हम माउस उसके तो ऊपर टूल ले टिप जाते हैं। बताता है। टूल टिप और टाइटल इज बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। टूल टिप उन्होंने एक चीज बना दी है जो टाइटल के जैसी है, लेकिन टाइटल और टूल टिप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे है। लिखा है टाइटल के अंदर आई एम अ टूल टिप। दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर से करके। देखो इसने काय में लिया है, पैराग्राफ में। मैं माउस लेके जाता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ, वही चीज है। ओके, कोई अंतर नहीं है। तो एट्रीब्यूट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? इसे बस बताया कि एट्रीब्यूट कैसे लिखे जाते हैं, ये तरीका अच्छा है, ये तरीका गलत है। ठीक है, तो इन तरीकों से हमें नहीं लिखना है। कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज हम लिखते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर इतना? हाँ, ठीक है, हेडिंग की तरफ करें। हेडिंग में कुछ बताने लायक है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आप सब जानते हो कि हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। ओके, और ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए यूज की जाती है। और बिगर हेडिंग्स को, मतलब अगर आप चाहो तो हेडिंग्स को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो फॉन्ट साइज के साथ, कोई इशू? ओके, पैराग्राफ। पैराग्राफ भी पता है आपको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पैराग्राफ किसी भी, मतलब पैराग्राफ को लिखा जाता है, उसके अंदर टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट आप किसमें लिख सकते हो, पैराग्राफ के टैग में लिख सकते हो। दूसरी बात, इन चीजों का, यानी व्हाइट स्पेसेस का पैराग्राफ टैग में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखाता हूं कैसे। ठीक है, मान लो कि मैंने इसके अंदर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके, सी, अगर मैं अब इसके अंदर गलती हो गई। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैं इसके अंदर ढेर सारी स्पेसेस दे दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेसेस दे दी इतनी सारी, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी इतनी सारी, यहाँ पे इतनी बार इंटर मार दिया, और यहाँ पर भी इतनी बार इंटर मार दिया, और मैं सेव कर दूं, अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है वो। रिफ्रेश कर लूं, कुछ भी कर लूं, दिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। इतना सब कुछ, इतना मतलब गंदा करने के बाद भी वो प्रॉपरली दिखाया है। तो वो क्या करता है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो किसी भी व्हाइट स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस या वो काउंट ही नहीं करता, वो सिर्फ एक स्पेस काउंट करेगा, सिंपल 1 स्पेस। ओके, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस देनी है, ठीक है, उसके अंदर स्पेशली इंटर करवाना है कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो HR टैग ले लो उसके बीचों बीच। ठीक है, जैसे मैं लेके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्या करा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, दिखाई देगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर HR टैग पता है ना क्यों यूज करते हैं? वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया और सेव किया, तो यहाँ पे लाइन आ गई बीच में। प्लस अगर तुमको ऐसा नहीं करना है और बस एक ब्रेक करना है, तो BR लगा दो। देखो ब्रेक हो गया वहां से, ठीक वहीं से जहां से हमें चाहिए था। दिख रहा है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है, उसमें लाइन ब्रेक यहाँ पे बताई है, सेम टू सेम जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है,
और आप किसी भी तरीके से लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने भले ही पोयम क्यों नहीं लिखी हो, वो तो एक लाइन में लिख देगा उसको, ठीक है। इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन है प्री टैग। प्री टैग क्या करता है? आपको अथॉरिटी देता है कि आप जैसा भी आप लिखना चाहते हैं पर्टिकुलर, आप सेम टू सेम वैसा ही आप ब्राउजर पे शो करवा सकते हैं। दिख रहा है? हाँ। लेकिन प्री टैग का भी इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, मतलब मुश्किल से 20-30% लोग करते होंगे मुश्किल से, ठीक है। स्टाइल में चलें, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई एम ब्लू, आई एम बिग, उन्होंने स्टाइल शीट में कलर दे दिया रेड, इसमें ब्लू दे दिया और इसमें उन्होंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी, ठीक है। ठीक है, टैग नेम के बाद में स्टाइल जो होता है एट्रीब्यूट होता है और इसके अंदर पूरी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो इसके अंदर क्या होता है, स्टाइल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी की भी वैल्यू होती है, ओके। जैसे स्टाइल के अंदर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी के अंदर क्या किया, स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर दिया और पाउडर ब्लू करके उन्होंने कलर दिया और पूरे इसमें क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। अब मैं रेड लेके देखता हूँ और मैंने रेड कलर चूज किया और मैंने क्लिक किया तो देखो रेड हो गया, ठीक है। समझ में आया ये? ओके, तो और आगे चलें। उन्होंने पाउडर ब्लू के साथ में फिर टोमेटो लिया और पर्टिकुलर थिंग्स के जो है बैकग्राउंड कलर को चेंज किया, ठीक है। दिख रहा है? यहाँ तक कोई इशू है किसी को कुछ भी? एक बारी क्लियर। हाँ, सब एक क्लियर मिनट है? वही करना वापस। फिर से बताऊं वो? हाँ, एक मिनट खोलो। एक सेकेंड, ये रहा। बोलो। जैसे ये पूरी लाइन में बैकग्राउंड दिया, जैसे हेडिंग है, पाउडर ब्लू कलर आ रहा है जो, पर मुझे सिर्फ हेडिंग चाहिए। आवाज कट रही है। जैसे कि पाउडर ब्लू, हालांकि मैं समझ गया, हालांकि हाँ मैं समझ गया कि तुम पूछना चाह रही, बोलना चाह रही हो कि मैंने जो पाउडर कलर दिया है वो ये पूरे एरिया में आ रहा है। हाँ, पूरी वो लाइन पर्टिकुलर मुझे इस जगह सिर्फ पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, दिस इज हेडिंग चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने कलर, सबसे पहले बताओ कि हमने कलर कहाँ दिया है, किस टैग पे दिया है हमने? H1 टैग, ओके। हाँ, और H1 की प्रॉपर्टी क्या है? H1 खुद में क्या प्रॉपर्टी रखता है कि वो डिस्प्ले ब्लॉक रखता है, ठीक है? हाँ, ब्लॉक। तो वो डिस्प्ले ब्लॉक उसके हिसाब से H1 कितना बड़ा है, ये पूरे एरिया में H1 है, तो उसने H1 पे जो कलर किया है तो वो H1 जितना बड़ा होगा उतनी जगह पे ही वो कलर देगा। अगर आपको ये चीज हटानी है तो आप क्या करो, यहाँ पे करो डिस्प्ले इनलाइन और रन कर दो, लो आपका काम हो गया। ठीक है, ओके, अभी क्लियर है सब? हाँ। दिमाग में सब कुछ जो चल रहा था, ध्यान रहे इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि यार अच्छा ये तो मैं भूल गई थी कि ये 100% विड्थ रखता है इसलिए ये इतना बड़ा हो रहा है, तो हमें इसको क्या करना है। आपको पास प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो आपके प्रॉपर्टी की लिमिटेशंस के साथ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो सॉल्यूशन आपके पास होगा, नहीं होगा तो नहीं सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसीलिए लोगों को क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है लेकिन वो समझ नहीं पाते और सॉल्यूशन क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें उनकी इंटरनल थिंग्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं होता। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा बाद में कि एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। हाँ, एज वेल एज हम कलर के ऊपर बात करें तो देखो उसने कलर यहाँ तक ही हो रहा है, ठीक है, कलर में भी कुछ बताने लायक नहीं है।
ठीक है, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, एक्चुअली में उन्होंने दूसरा फॉन्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है, समझते हो ना फॉन्ट इस्तेमाल करना, हम अक्सर मोबाइल में भी करते हैं ना, कुछ फॉन्ट चेंजेस करते रहते हैं, तो वही फॉन्ट ने उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली का नाम ढूंढा जो अवेलेबल है और उस फॉन्ट को अप्लाई करा, तो फॉन्ट दो चेंज हो गया, ये फॉन्ट अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये फॉन्ट अलग तरीके से लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो हम यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फॉन्ट साइज आप परसेंट में भी दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो और दूसरे तरीके में भी दे सकते हो। देखो उन्होंने 300% दे रखा है। अभी परसेंटेज काम कैसे करता है, ठीक है, ये चीज समझ लो, परसेंटेज काम कैसे करता है। ये परसेंटेज पर्टिकुलरली जो स्क्रीन की विड्थ है उसके हिसाब से चलता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, मैं अपने इसमें करके देखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें नाम लिखता हूँ विशाल और इसके अंदर देखता हूँ स्टाइल, ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ फॉन्ट साइज 80% और वेट इंस्पेक्ट, और मेरे ख्याल से टेक्स्ट पे काम नहीं करता हो, वो इमेज पे काम करता है यार चीज, ठीक है। वो क्या होता है इमेज पे, जब हम परसेंट के हिसाब से देते, मैं सब बता दूंगा इमेज एक बार और लेके, ठीक है, 100% और 100% के बाद में, ठीक है, वो टेक्स्ट पे काम नहीं करता, वो इमेज पे काम करता है, ठीक है। वो पर्टिकुलरली साइड जो भी आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, पर्टिकुलर स्क्रीन का रेजोल्यूशन बोल लो या फिर आपके डेस्कटॉप में रिफ्रेश करके देखो एक बार, ठीक है, जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो उसके परसेंटेज के हिसाब से, या फिर जो पर्टिकुलर उसका साइज है, उसका खुद का साइज, ठीक है। अगर मैं 100% यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये, मैं एक बार इसको आजमा लेता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सही भी है या नहीं है। 16 पिक्सल सी, मैं एकदम सही था। देखो क्या हो रहा है, ओके 16 पिक्सल, ये इसकी नॉर्मल साइज है 16 पिक्सल। अगर मैं हटा भी दूं दूसरे वाले की, ठीक है, तो भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये जो टेक्स्ट पे जो परसेंटेज अप्लाई होते हैं वो उनकी खुद के नॉर्मल, यानी कि बेसिक नॉर्मल जो उनके इनबिल्ट साइज है उसके हिसाब से वो परसेंटेज क्या कर रहा है, लो या डाउन कर रहा है। यानी कि 16 पिक्सल का 300% जितना भी होगा वो ये हो जाएगा। ओके, क्लियर है? और उसका 100% यानी कि क्या होगा, 16 पिक्सल। तो देखो वो दोनों बराबर है। क्लियर दिख रहा है ये? हाँ। लेकिन इमेज में इसका उल्टा होता है। इमेज क्या करता है, आपकी स्क्रीन की विड्थ देखता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे इमेज टैग लिया तुरंत ही और ms.jpg, ओके, और मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लिया, स्टाइल टैग, उसके अंदर विड्थ दे दी 20%, ओके। सी, ये 20% आपके स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पर इसे 40% दूंगा तो देखो बड़ा हो गया, और अब देखो जब ये अरे देखो छोटा हो गया इमेज, और दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे स्क्रीन की विड्थ भी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिख रहा हो तो 381% की विड्थ है, दिख रहा है। तो इसका 40% की ये इमेज चल रही है। और अगर मैं पूरा बड़ा कर दूंगा तो देखो ये इतनी बड़ी इमेज हो गई, ठीक है। समझ में आया इतना? हाँ। आगे बढ़े। ठीक है, अलाइनमेंट मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है क्या? क्या किसी को समझ में नहीं आया अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट
वैसे मैं कुछ चीज बताना टेक्स्ट चाहूंगा को कहाँ अलाइनमेंट। रखना है, सेंटर में रखना है या ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सेंटर दिखाता हूँ। राइट। ठीक है, अब जरा मुझे कोई बताना अगर जिसने इसने अलाइनमेंट पढ़ा हो। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे लिया स्पैन टैग और मैंने इसमें लिखा हिप हिप हॉप हॉप। ओके, अब मुझे इसको सेंटर में लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या दूं? Align is equals to align लाइन text align। क्या दूं? सेंटर। हाँ मैं सेव करने पे क्या ये चलेगा? कितने लोगों को उम्मीद है कि चलेगा? चलो मैंने सेव किया, रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूं। नहीं चल रहा है ये। चलो मैं राइट करके दिखाता हूँ, RIGST राइट। नहीं चल रहा है ये। ठीक है, और मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसे और मैं इसे पैराग्राफ में लेता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर मैं स्टाइल टैग को दे देता हूँ और सेम टेक्स्ट। ओके, नॉट अ बिग डील। मैं सेम टेक्स्ट यहाँ पर भी देता हूँ। अब वो वहां चला गया, लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा है? कोई बताएगा इसके बारे में? कोई भी? बताओगे ये नीचे वाला क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो स्पैन टैग वो है ब्लॉक एलिमेंट है। और भी इनलाइन जल्दबाजी में बोलना गलत हो जाता है, समझ के बोलोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं, ठीक है, एक चीज समझना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये पर्टिकुलर एरिया पूरा आपका है, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। ठीक है, अगर मैं ऐसा समझाऊं, डेस्कटॉप पे जाकर समझाता हूं। ठीक है, मैं कहूं कि इस स्क्रीन का इतना इतना एरिया, ठीक है, दिख रहा है, इतना इतना एरिया आपका है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप कहीं भी लेफ्ट राइट सेंटर किधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। एम आई राइट? ठीक है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको एरिया ही ना दूं, ठीक है, तो आप शिफ्ट होंगे क्या? नहीं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जब पी टैग देखो, उसका एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है? 100%। लेकिन जो स्पैन है वो एक इनलाइन एलिमेंट है और उसको जगह ही इतनी सी है, वो उसमें लेफ्ट क्या और राइट क्या और लेफ्ट मतलब क्या ही खसकेगा सेंटर में। वो जहां है वहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको जगह ही नहीं है खसकने को। अगर उसको खसकाना चाहते हो तो दो चीज कर सकते हो, या तो आप इसके डिस्प्ले कर दो, क्या कोई बताएगा? ब्लॉक, तो वो खसक जाएगा। खसका। या फिर क्या कर सकते हो, उसकी विड्थ बना सकते हो 100%। आप देखो विड्थ 100% में वो नहीं खसक रहा। क्यों नहीं खसक रहा? क्योंकि उसकी वेट 100% छोटी पड़ रही है। देखो 100% भी वो उतनी ले रहा है ना, क्योंकि वो तो ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट है। चलो मैं इसको पिक्सल दे दूं तो। चलो ठीक है, इस चीज को मैं CSS में समझाऊंगा ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, डिस्प्ले दे सकते हो ब्लॉक, और वो खसक जाएगा। और विड्थ 100% से भी कर सकते हो, पर ये क्यों नहीं खसका वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं खसका। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? हाँ ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ बस, ठीक है, फिर बाकी का हम कल देखते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मेटिंग मेरे ख्याल से ज्यादा बताने के लिए नहीं है, आप जिस टैग का इस्तेमाल करोगे वो टैग का आप इस्तेमाल करके पर्टिकुलर को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे बी टैग का इस्तेमाल करके इस टैग को बोल्ड बना सकते हो, ठीक है, दिख रहा है ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और आपने फिर उसके अंदर बी टैग लिया अंदर और उसको क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया। सीधी सी बात है, बी टैग के अंदर पर्टिकुलर बेसिक प्रॉपर्टी इनहेरिट करके, मतलब जो इनबिल्ट होगी कि उसका फॉन्ट वेट कैसा होगा, बोल्ड होगा, ठीक है। वहीं स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कुछ खास अंतर नहीं होता, ठीक है, दोनों ही सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी टैग लगा दूं आपके सामने बी, ओके, और यहाँ पर मैं बी टैग क्लोज कर दूं, देखो आप इन दोनों दीज में मुझे अंतर नहीं बता पाओगे कि एक्चुअली दोनों दीज सच में अलग अलग टैग के हैं या सेम टैग के हैं। दिख रहा है, इन दोनों हाँ। दीज एकदम एग्जैक्ट दिख रहे हैं। तो बी और स्ट्रॉन्ग दोनों ही सेम टैग है, ठीक है, बस हो सकता है एक दो प्रॉपर्टी ऊपर नीचे दोनों के अलग अलग हो अपने अंदर खुद के, ठीक है, और उसमें बाकी तो नहीं है। लेकिन आजकल लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसी टैग्स का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्टली वो CSS अप्लाई करते हैं और वो फॉन्ट वेट वगैरह सब चीज वहीं से चेंज करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद में आई इटैलिक करने के लिए, यानी कि हल्का सा उसको तिरछा करने के लिए, ठीक है, देखो नॉर्मल टैग है और ये आई टैग से उन्होंने हल्का सा उसको टेढ़ा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम और आगे देखें तो EM टैग क्या करता है, EM टैग थोड़ा उसको एम्फेसाइज कर देता है। क्या कर देता है, एम्फेसाइज मतलब कि ये भी वही थोड़ा सा टेढ़ा टेक्स्ट कर देता है हल्का सा, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना उसका लिखावट हल्की सी बदलती है, क्योंकि हम आई टैग लेके देखते हैं शायद वो भी ना बदलता हो। दिस दोनों के दिस लेके देखते हैं, शायद थोड़ा सा अंतर पड़ता हो, मुझे पता नहीं। हाँ नहीं पड़ता, वो भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो कुछ खास अंतर इसमें भी नहीं है, ठीक है। देखो कुछ एलिमेंट क्या हुआ, कुछ एलिमेंट HTML के थे और कुछ एलिमेंट HTML5 के आ गए, ठीक है, तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं सेम चीजों के लिए, ठीक है। स्मॉल टैग क्या करता है, आपके सेम टेक्स्ट की साइज हल्की से छोटी कर देता है, फॉन्ट साइज, ओके, और कुछ नहीं करता। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं क्लियर। ओके, मार्क क्या करता है वो भी देख लेते हैं। सीधी सी बात है, मार्क के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर येलो, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इनलाइन होती है, ठीक है। तो आप जहां जहां मार्क लगाओगे उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। क्लियर है, आवाज, हाँ ठीक है, आवाज कट गई थी लिशा की, ठीक है। डेल क्या करता है, डेल मेरे ख्याल से लाइन खींच देता होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैंने, ठीक है, एक लाइन खींच देता है, दिख रहा है यहाँ ब्लू के ऊपर एक लाइन डैश खींच दिया उसने, बस एक, हाँ, और डिलीट जैसा ऑप्शन करो, हाँ बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। INS से क्या होता है, देखो डेल के बाद में जो INS रेड है उसके नीचे एक अंडरलाइन हो गई, दिख रही है, एक अंडरलाइन करने का वो टैग है बस, ओके। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगा इसको, अगर जो लोग मोबाइल वगैरह दिख रहा है, ठीक है, ओके। INS के बाद में हम चलते हैं सब पे, ठीक है। तो सब पे जाने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि वो सब स्क्रिप्ट में चेंज कर देता है। जैसे कि हम नीचे लिखते हैं ना जो चीजें बॉटम में मैथ्स वगैरह में, तो वो सब एक सब स्क्रिप्ट बना देता है वो नीचे साइड, बस ओके। और फिर क्या बचा, बस अब हमारे पास क्या बचेगा,
कोटेशन मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, मैंने कोटेशन अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। बताना पड़ेगा कि कल इसको क्या? ये कोटेशन फिर से बताना पड़ेगा कि मैंने आज सुबह ही बता दिया है इसको। सबसे पहले यही बताया था मैंने कोटेशन, कि ये कोटेशन बना देता है एक अलग से पैराग्राफ के अंदर, याद है? हाँ सोनाली याद का है। प्रॉब्लम था हाँ। ये। हाँ, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एड्रेस को वही फ्री टैग जैसा कुछ होता है ये, ठीक है, लेकिन इसमें BR लगाना पड़ता है। एक थोड़ा सा एक अलग फॉन्ट में लिखा हुआ था, इटैलिक हो जाता है इसका, हल्का सा फॉन्ट दिख रहा है, ये हल्का टेढ़ा हो गया, तो उसको एड्रेस नाम के टैग में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया। और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हाँ। और ये वर्क टाइटल है, बस उस पर्टिकुलर ये वर्क टाइटल है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ब्राउजर पे, ठीक है। और ये BDO बाई डायरेक्शनल साइट होता है, ठीक है, BIR BDO, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं ऐसे कि राइट टू लेफ्ट, तो देखो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, पर ये कौन करता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, मतलब कौन करता है अपनी वेबसाइट पे ऐसा, ठीक है। तो सबका अपना अपना है, ठीक है, पता नहीं किस चीज को सोच के उन्होंने निकाला था, बट ठीक है, ओके। तो कल अपन पढ़ेंगे यहाँ से कमेंट से थोड़ा सा, अगर फिर से देख लेना अगर चाहो तो, और कोई मीडिया खुद से पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वरना जो आज तक अभी तक पढ़ाया उसको खुद से एक बार और डीपली स्टडी करके देख लेना खुद। अब तुम्हारी बारी आएगी खुद की प्रैक्टिस करने की, तो अब तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, चला चला के देखना, प्रैक्टिस करना, जो कर सकते हो उसमें करना, और रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ श्योर श्योर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कुछ पर्सनली, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग चीजों की, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर AJC, हाँ AJC, ये खुल जाए बस एक बार, ठीक है। तो हम जो 10 तारीख के बाद में जो चालू करेंगे हम खुद से बनाना, वो हम यानी वेबसाइट बनाएंगे खुद, मैं खुद आपके साथ मिलकर बनाऊंगा। यानी वेबसाइट छोटी सी सिंपल सी है, और आपका असाइनमेंट डिफरेंट होगा,